नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट इस वेबिनार में, जिसमें इस हफ्ते हम लेकर आए हैं 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम। जैसा कि आपको पता है, आज हमारे ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दिन है। ये 5 घंटों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है और पूरे हफ्ते एक घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और अपने हम सभी देखने वालों को बता दें कि ये ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान NCERT द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इस हफ्ते का इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का विषय यानी कि थीम हम आपके साथ साझा करते हैं। हम थीम लेकर आए हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी में उभरते रुझान। और हम समय में आगे बढ़ रहे हैं तो शिक्षा का क्षेत्र कैसे पीछे छूट सकता है, लेकिन प्रौद्योगिकी शिक्षा क्षेत्र में किस तरह से मदद दे सकती है, सहायता कर सकती है, ताकि उन सभी का नतीजा अच्छा आए, आपको बताया जाएगा इस पूरे हफ्ते। और हम आपको सभी देखने वालों को बता दें कि आज के हमारे इस दूसरे दिन का क्या शीर्षक है। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल प्रौद्योगिकी समन्वित नवोन्मेषी शिक्षा शास्त्र, इस विषय पर। तो क्या होते हैं नवोन्मेषी शिक्षा शास्त्र और किस तरह से ये शिक्षण प्रणाली में मदद कर रहे हैं, आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। आप हैं डॉक्टर गौरव सिंह, आप प्रोफेसर हैं CIET NCERT नई दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। और अपने सभी देखने वालों को हम बताएंगे, चाहे आप विद्यार्थी हो, शिक्षक प्रशिक्षक, आप सभी के लिए हम ये वेबिनार सत्र लेकर आए हैं। और हम इस पूरे हफ्ते, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है, आखिरी दिन आपके लिए क्विज भी लेकर आएंगे। किस तरह से आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम आपको बताएंगे इस सत्र, इस वेबिनार के अंत में। लेकिन अभी हम आपको बता दें वो सभी माध्यम जिनके द्वारा आप अपनी सभी बातें, सभी प्रश्न हमारे विशेषज्ञ के साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800 440 559, या फिर आप ईमेल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और हम चाहते हैं कि आप इस वेबिनार को लेकर अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाएं। तो जो कुछ आप साझा करना चाहते हैं इस वेबिनार से जुड़ा हुआ कोई भी फीडबैक आप हमें ज़रूर पहुंचाएं। इनके अलावा आप हमारे YouTube चैनल पर हमसे जुड़े हुए हैं जो है NCERT ऑफिशियल, और ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बातों के साथ, अनुभवों के साथ और प्रश्नों के साथ हमसे हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में जुड़े। आपको जाना है लाइव चैट बॉक्स में, वहाँ पे अपना कमेंट ड्रॉप करना है। और हम ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बातों के साथ हमसे जुड़ेंगे। तब तक हम अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं। गौरव सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही दिलचस्प है, रोचक है। डिजिटल प्रौद्योगिकी समन्वित नवोन्मेषी शिक्षा शास्त्र पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपसे इस सत्र की शुरुआत ही इस सवाल के साथ, प्रश्न के साथ करना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र की, तो वो क्या होता है, हमारे सभी दर्शकों को बताएं सर। सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं CIET NCERT की तरफ से इस सत्र में। और जैसा कि रेणु ने बताया कि आज ये दूसरा दिन है जी। आज हम बात कर रहे हैं नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र की। नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इनोवेटिव पेडागोजी, सामान्यतः जो एक अध्यापक निरंतर शिक्षण कार्य करता रहता है वह प्रचलित शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। वे प्रचलित शिक्षण विधियां जिनका प्रशिक्षण उसे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान दिया गया है, परंतु समय तेजी से बदल रहा है। नए तरह की विषय वस्तु है, नई ऊर्जा के साथ विद्यार्थी कक्षा में हैं, उनकी नई तरह की जिज्ञासाएं हैं। तो उनको शांत करने के लिए, उनकी जिज्ञासाओं का समुचित उत्तर देने के लिए कई बार जो प्रचलित शिक्षण विधियां हैं वे पर्याप्त नहीं होती। ऐसे में एक शिक्षक के तौर पर शिक्षक को नवोन्मेषी होना होता है, इनोवेटिव होना होता है। तो जब हम नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये परंपरागत शिक्षण शास्त्र से भिन्न, बिल्कुल अलग कोई व्यवस्था है, वरन शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया में, अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कुछ ऐसे नवीन परिवर्तन लाता है, कुछ ऐसी नई चीज़ों का समावेशन करता है जो आधुनिक प्रचलित तकनीकियों, आवश्यकताओं आदि को प्रयोग करके वह आगे बढ़ता है। जब हम नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण और सीखने के लिए एक नवीनतम और रचनात्मक दृष्टिकोण जब शिक्षक कक्षा में लेकर आता है
जब वह अपनी परंपरागत शिक्षण विधियों से भिन्न एक नए शैक्षणिक दृष्टिकोण के साथ कक्षा में आता है, नई रणनीतियों का प्रयोग करता है, प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करता है, नवीन शिक्षण पद्धतियों को सम्मिलित करता है, तब वह स्वतः ही नवोन्मेषी शिक्षक हो जाता है। नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र बल देता है आलोचनात्मक चिंतन पर, समस्या समाधान कौशल के विकास पर और विद्यार्थियों में अवधारणाओं की गहरी समझ को बढ़ावा देने में। क्योंकि ये तीनों, चाहे आलोचनात्मक चिंतन हो, चाहे समस्या समाधान का कौशल हो या अवधारणाओं की गहरी समझ को विकसित करना हो, ये तीन किसी भी विषय को समझने की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। न केवल उस विषय को समझने की, वरन उस विषय को उचित प्रकार प्रयोग करने की। और ये तेजी से बदलती दुनिया में विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने में नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र के पूरे क्षेत्र पर नजर डालें कि ये क्या क्या इसमें आता है, इसका कार्यक्षेत्र क्या है, तो पहली चीज है कि विद्यार्थी केंद्रित अधिगम है। जी। परंपरागत शिक्षण कई बार शिक्षक केंद्रित होता है। जी। शिक्षक निर्धारित करता है क्या पढ़ाना है, शिक्षक निर्धारित करता है कैसे पढ़ाना है, शिक्षक निर्धारित करता है कितना पढ़ाना है। वो नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र नहीं है। नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र विद्यार्थी क्या पढ़ना चाहता है, विद्यार्थी की क्या शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं, विद्यार्थी के मन में कौन सी जिज्ञासाएं, कौन से प्रश्न हैं, जब उन सब का प्रयोग करता है एक शिक्षक, तो वह नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र की ओर बढ़ता है। जी। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रौद्योगिकी का समावेशन। हम सब जानते हैं 21वीं सदी प्रौद्योगिकी की सदी है। बिना डिजिटल उपकरणों का प्रयोग किए, बिना डिजिटल माध्यमों का प्रयोग किए शिक्षण कहीं अधूरा सा लगता है। इसलिए एक नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्री प्रौद्योगिकियों का समावेशन करता है। साथ ही यहाँ पर परियोजना आधारित शिक्षण है, लचीला अधिगम परिवेश निर्मित किया जाता है और सहयोगात्मक शिक्षण, जिसको हम कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं, उस पर बल देते हैं। पूछताछ आधारित अधिगम, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, आकलन और प्रतिपुष्टि, न केवल विद्यार्थी ने क्या सीखा, वरन उसने जो सीखा वो कितना सीखा, कैसे सीखा, क्या उसने जो सीखा वह उसके प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने में उपयुक्त है या उसे कुछ और सीखने की आवश्यकता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी सांस्कृतिक संवेदनाएं तो कहीं इससे जिसको हम कहते हैं हर्ट नहीं हो रही हैं, या हमने क्या सभी प्रकार के विद्यार्थियों की संवेदनाओं का ध्यान रखा है, चाहे वे विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थी हों, चाहे वे विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी हों, चाहे वे विभिन्न भाषाई परिवेशों से आने वाले विद्यार्थी हों। तो जब हम इन सारी चीज़ों का समावेशन करते हैं, तब वह एक नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र हो जाता है। तो अगर हम इसको समराइज करें, इसको हम सारांशित करें कि नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र मूलतः क्या है, तो नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र के केंद्र बिंदु में हम रखते हैं अनुकूलता और सक्रिय जुड़ाव को। विद्यार्थी अध्यापक से और अध्यापक विद्यार्थी से सक्रिय रूप से जुड़ता है। वह तकनीकी का एकीकरण करता है जिससे कि विद्यार्थी तकनीकी आधारित शिक्षण प्राप्त कर सके। वास्तविक विषय प्रासंगिकता होती है। यहां पर बनावटी विषय नहीं लिए जाते, पुस्तकी विषय नहीं लिए जाते। जिन विषयों का समाधान होता है वे विषय, वे प्रश्न उसके वास्तविक जीवन से जुड़े होते हैं। विद्यार्थी विद्यार्थी के सहयोग से, विद्यार्थी अध्यापक के सहयोग से, अध्यापक अध्यापक के सहयोग से, यहाँ पर सहयोगात्मक शिक्षण होता है। प्रत्येक घटना पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं, आलोचनात्मक चिंतन होता है और निरंतर सुधार करते रहना ही एक नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र का केंद्र बिंदु है। तो मुझे लगता है कि नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र क्या है, इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हुआ होगा। जी सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हमारे सभी दर्शकों को कि नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र क्या होता है, और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही प्रासंगिक है ये। अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो हमारे शिक्षण प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें आने चाहिए, बदलाव आने चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे ये सवाल होता है कि जब हम बात करते हैं नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र की, तो इसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी का एकीकरण किस तरह से हो सकता है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे सर। और नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र में मूलतः जब हम बात करते हैं तो डिजिटल प्रौद्योगिकियों का एकीकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी। बिना डिजिटल प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किए नवोन्मेषण आज के समय में पूरा हो जाएगा, ऐसा असंभव सा लगता है। जी। और
इतनी डिजिटल प्रौद्योगिकियां आज के समय में उपलब्ध हैं कि उनका एकीकरण किसी न किसी कारण से अवश्य होता है जी। जैसे सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वह है जो अच्छा क्वालिटी कंटेंट है, जो गुणवत्तापूर्ण विषय सामग्री है, वो बहुत बड़े मात्रा में है। बहुत सारे संस्थान उनको विकसित करते हैं, एनसीईआरटी उनको विकसित करती है, एससीईआरटी उनको विकसित करते हैं, अलग अलग शिक्षक उनको विकसित करते हैं, लेकिन वह अधिकतर लोगों तक पहुंचे कैसे जी। जो परंपरागत तरीके हैं उनसे सामग्री सभी तक एक साथ नहीं पहुंच सकती। ऐसे में सूचना शैक्षिक संसाधनों की एक विशाल मात्रा तक पहुंच बनाने में डिजिटल प्रौद्योगिकियां बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा दीक्षा प्लेटफॉर्म है जी। दीक्षा पर विभिन्न राज्यों द्वारा, विभिन्न शिक्षकों द्वारा निर्मित विषय सामग्री उपलब्ध रहती है। विद्यार्थी उसको कक्षावार, विषयवार, पाठ के अनुसार कहीं भी बैठकर देख सकते हैं। तो ये डिजिटल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा, हम ये मानते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी गति से सीखता है, अपनी रुचि के अनुसार सीखता है, अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुरूप सीखता है। कई बार कक्षा शिक्षण में अध्यापक जब 40, 30, 20 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा होता है तो वह शायद विद्यार्थी विशेष की आवश्यकताओं का ध्यान रखने में कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में पूरी कक्षा केंद्र में होती है। परंतु जब डिजिटल प्रौद्योगिकियों के आधार पर विद्यार्थी के समक्ष शिक्षण सामग्री का विशाल भंडार उपलब्ध होता है तो वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार, व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार उस विषय वस्तु का चयन कर सकता है और उससे सीख सकता है। साथ ही आज के समय में डिजिटल प्रौद्योगिकियां सीमा से परे एक अंतःक्रियात्मकता के अवसर देती हैं जी। आज हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, हमारे विद्यार्थी, हमारे अध्यापक देश के कोने कोने में हमसे जुड़े हैं, वे हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारा टोल फ्री नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण से सीमाओं से परे अंतःक्रियात्मकता भी मिलती है और जब नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं तो हम उनका प्रयोग करने के लिए कक्षा में प्रेरित होते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण से न केवल देश वरन विश्व के तमाम देशों के साथ, वहाँ बैठे शिक्षकों के साथ, आचार्यों के साथ, शिक्षाविदों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, प्रयोगकर्ताओं के साथ हमारा निरंतर सहयोग और संचार विकसित होता है। हमारी आकलन प्रक्रिया में तेजी आती है, हमको जल्दी से फीडबैक, प्रतिपुष्टि और प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, अच्छी विषय सामग्री की सुलभता उपलब्ध होती है और सबसे बड़ी चीज़ है कि लागत प्रभावशीलता। एक सामग्री, एक डिजिटल सामग्री, एक वीडियो निर्माण करने में कितना खर्च होता है, अगर वह वीडियो केवल एक संस्था तक सीमित रह जाए, उसके 30-50 विद्यार्थियों तक सीमित रह जाए और उसी विषय पर पूरे देश की हर संस्था को वीडियो बनाना पड़े, तब सोचिए उस वीडियो पर कुल लागत कितनी आएगी। लेकिन अगर वही वीडियो कोई एक संस्था बना रही है और डिजिटल एकीकरण के माध्यम से वह वीडियो देश भर में सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध होता है तो प्रति व्यक्ति, प्रति विद्यार्थी लागत उस पर कितनी कम हो जाती है। तो लागत प्रभावशीलता एक महत्वपूर्ण है। और जब हमको डेटा मिलता है कि कौन विद्यार्थी किस तरह के प्रौद्योगिकी को पसंद कर रहा है, किस तरह के विषय वस्तु को पसंद कर रहा है, किस तरह की अंतःक्रिया को पसंद कर रहा है, तो उसके अनुसार हमारे शिक्षण अधिगम में निरंतर सुधार और परिवर्तन होते हैं। तो हमको डेटा आधारित निर्णय लेने में काफी मदद मिलती है। तो इस तरह से हम शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का एकीकरण आसानी से कर सकते हैं। जी, तो ये तो बात हुई कि शिक्षण प्रणाली में किस तरह से डिजिटल प्रौद्योगिकी का एकीकरण हो सकता है और जैसे सर ने आपको बताया कि इससे काफ़ी फ़ायदे हैं और इससे रीच बहुत ज़्यादा है, पहुंच बहुत ज़्यादा है और बहुत ही आसान है। और यहाँ पर सर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे अनुकूलित शिक्षण के बारे में, ये क्या है और प्रौद्योगिकी इसमें किस तरह से अपना प्रभाव दिखाती है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से मदद करती है सर। जी, जब हम बात कर रहे थे नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र के विभिन्न उपागमों की और हमने कहा कि नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र में क्या क्या आता है, तो एक शब्द जो बहुत प्रचलित है उसको हम एडेप्टिव लर्निंग या अनुकूली शिक्षा कहते हैं। और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है कि हमको इस दिशा में बढ़ना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा उसको उपलब्ध हो।
सभी को एक जैसी कक्षा, एक जैसी विषय वस्तु, एक जैसी परीक्षा, एक निश्चित समय में पढ़ना। कभी कभी हमें लगता है कि जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तभी हम मानते हैं कि प्रत्येक बच्चा अपनी गति से सीखता है, प्रत्येक बच्चे की सीखने के तरीके अलग होते हैं, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की आवश्यकताएं अलग होती हैं। और फिर हम कोशिश करते हैं कि पूरे 30 के 30 विद्यार्थी एक ही अध्यापक से एक ही निश्चित समय में एक ही निश्चित पाठ्यक्रम एक जैसा पढ़ लें, एक जैसी परीक्षा में वो बैठ जाएं, एक जैसे अंक प्राप्त कर पाएं। तो कई बार दोनों के बीच हमें थोड़ा सा दुराव लगता है। एडेप्टिव लर्निंग उसका सॉल्यूशन है, उसका हमको एक ऑप्शन देती है, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत और गतिशील दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए हम विषय सामग्री प्रदान करते हैं, उसको अपनी गति से पढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं, और वो जिस गति से और जिस विषय वस्तु को पढ़ रहा है उसी के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करते हैं। अनुकूलित शिक्षा प्रणाली जितनी भी हैं, जितनी भी एडेप्टिव लर्निंग मेथड्स हैं, वो एक हर बालक के अनुसार अनुकूलन करके उसकी रुचि के अनुसार सीखने का अनुभव प्रदान करती है। प्रत्येक छात्र की प्रगति, उसकी शक्ति, उसमें सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र, उनका विश्लेषण करके हम सामग्री को उसकी कठिनाई के अनुसार वितरित करते हैं। और यहां हमको तकनीकी मदद करती है जी, यहां हमको प्रौद्योगिकी मदद करती है, क्योंकि प्रौद्योगिकी बहुत विशाल भंडार में से प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसकी गति से सीखने के लिए जो उसको शैक्षिक सामग्री चाहिए वो उपलब्ध कराती है। अगर हम अनुकूली शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका को सारांशित करने का प्रयास करें तो उसमें कुछ चीजें हमारा काम करती हैं। पहला है आकलन और डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स आज के दौर में एक शिक्षक और एक संस्थान के हाथ में सबसे बड़ा उपकरण है। मेरा विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, कितनी देर देख रहा है। मान लीजिए हमने 20-20 मिनट के वीडियो बनाकर अपने विद्यार्थियों को दिए, लेकिन हमारे YouTube पर जो वीडियो उपलब्ध हैं वो आंकड़े कहते हैं कि हमारे विद्यार्थी 3.5 मिनट 4 मिनट के बाद वीडियो नहीं देख रहे। तो अब हमें पता लग गया कि 20 मिनट का वीडियो बनाना हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो अगली बार हम विद्यार्थी को जब वीडियो देंगे तो 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो बनाकर देंगे जी। तो वो डेटा एनालिटिक्स जो YouTube हमें देगा, या हम बहुत सारे उपकरण हमको हमारे दीक्षा में भी बहुत सारी डेटा एनालिटिक्स मिलती है। तो डेटा एनालिटिक्स एक बड़ा रोल प्ले करती है विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार अपने कंटेंट को अडेप्ट करने में, और इसमें मदद करती है एल्गोरिथम इंटेलिजेंस, जो एक मशीन टूल है। जहां भी कंटेंट उपलब्ध है, बच्चे उस कंटेंट को चाहे मोबाइल पर देख रहे हैं, चाहे लैपटॉप पर देख रहे हैं, चाहे टेलीविजन पर देख रहे हैं, सारे आंकड़े हमारे पास आते हैं। मैथमेटिकल एल्गोरिथम उसमें लगती हैं और वो उसके परिणाम स्वरूप हमें डेटा दिखाती हैं कि कौन सा डेटा कौन सा कंटेंट ज्यादा देखा जा रहा है, कौन सी विषय वस्तु कम देखी जा रही है, किसमें बच्चे रुचि ले रहे हैं, किसमें बच्चे कमेंट कर रहे हैं, किसमें बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, किस तरह की किस भाषा के कार्यक्रम बच्चों को अधिक अच्छे लग रहे हैं, किस तरह की कविताएं बच्चों को अच्छी लग रही हैं, किस तरह के गणित के प्रश्न बच्चों को हल करने में कठिनता हो रही है। तो ये जो इंटेलिजेंस हमको देती है, इससे हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएटेड कंटेंट, विभेदित सामग्री तैयार करते हैं। अर्थात हर एक बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप अलग प्रकार की सामग्री देना। और जब बच्चा अपने प्रकार की सामग्री का प्रयोग करता है, फिर वो उस पर फीडबैक देता है। तो अब हमें एक विषय वस्तु पर संपूर्ण फीडबैक तो मिलता ही है, साथ ही इंडिविजुअलाइज्ड फीडबैक भी मिलता है। एक एक बच्चे का फीडबैक मिलता है। बच्चा अपनी गति से पढ़ता है, क्योंकि उसको पता है अगर बच्चा कक्षा में पढ़ने आया है तो कक्षा में एक टाइम टेबल होता है, एक समय सारणी होती है, एक निश्चित समय होता है। अध्यापक उस समय पर आता है, विद्यार्थी को पढ़ाता है, अपनी जो उसका कालांश है उसको समाप्त करके चला जाता है। लेकिन यदि विद्यार्थी को उस समय नहीं समझ में आया तो अगर हमने डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया है, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है, मान लीजिए यही सत्र है, इस सत्र में मैं किस विषयों पर बात कर रहा हूं, हमारे श्रोता और दर्शक जो इसको सुन रहे हैं, हो सकता है उन्हें कुछ चीजें मेरी समझ में आ रही हो, कुछ चीजें उनको लगता हो उन्हें दोबारा से सुनने की आवश्यकता है। लेकिन अगर ये लाइव सेशन आपके बाद खत्म हो जाए और उनको इसका एक्सेस नहीं मिले तो फिर वो दोबारा नहीं सुन सकते जी। लेकिन हमारा ये वीडियो YouTube पर उपलब्ध है, वो शाम को, रात को, कल, परसों, किसी भी समय इसको देख सकते हैं।
तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है, विद्यार्थी अपनी गति से सीखता है, अपनी गति से पढ़ सकता है और उसमें कंटिन्यूटी रहती है। इस तरह से एडेप्टिव लर्निंग में प्रौद्योगिकी एक बड़ी भूमिका निभाती है। जी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूं। जैसे खान एकेडमी एक बहुत प्रचलित वेबसाइट है जो सेल्फ पेस्ड लर्निंग के लिए बच्चों को बहुत सारे ऑप्शन देती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पढ़ सकता है, कंटेंट देख सकता है, उसको आगे बढ़ सकता है। इसी तरह से ड्रीम बॉक्स एक बड़ा सॉल्यूशन है, मैथमेटिक्स में खास तौर पर बहुत सारे बच्चे इसको यूज करते हैं, जहां पर एडेप्टिव लर्निंग के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। स्मार्ट स्पैरो डिजिटल लर्निंग में एक बड़ा नाम है, लैंग्वेज लर्निंग में बड़ा रोल प्ले करता है। डुओलिंगो भी लैंग्वेज लर्निंग में एक बड़ा टूल है। आज एक भाषा आपको आती है, आप जर्मनी जाते हैं, आपको जर्मन भाषा नहीं आती है, आप डुओलिंगो में कुछ बोलते हैं, वो उसको जर्मन में ट्रांसलेट करता है और दे देता है। अभी भारत में भी हमने ऐसा प्रयोग भाषणी में किया है, भारतीय भाषाओं के लिए। हमारा भाषणी ऐप हम हिंदी में बोलते हैं, वो उसको तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में ट्रांसलेट करता है और साउंड देता है उसी लैंग्वेज में, तो सामने वाला उसको सुनकर रिस्पॉन्स कर सकता है। उसका जो रिस्पॉन्स है वो उस ऐप में आता है, वो हमारी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके हमको बताता है। तो आज टेक्नोलॉजी बहुत तरह से हमको एडेप्टिव, आज भाषा हमारे लिए एक दीवार नहीं है। हमें कोई भाषा नहीं आती, हम किसी देश में जाते हैं, किसी राज्य में जाते हैं, यदि हमें उसकी भाषा नहीं आती तो तकनीकी ने उस दीवार को तोड़ा है जी, वो बाधा अब समाप्त हो गई है। तो इस तरह ये भी एडेप्टेशन है, ये भी एडेप्टिव लर्निंग का एक उदाहरण है जी। तो यहाँ पर जैसे हम अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि अगर हम परियोजना आधारित शिक्षा की बात करें सर, तो इसके बारे में हम ज़्यादा जानना चाहेंगे कि परियोजना आधारित शिक्षा क्या है और इसके लिए डिजिटल उपकरण क्या क्या हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, जैसे एडेप्टिव लर्निंग या अनुकूलित शिक्षा एक नवोन्मेषी शिक्षण विधि है, उसी तरह से परियोजना आधारित शिक्षण या जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, वह भी एक नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र माना जाता है, एक इनोवेटिव मेथड माना जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इसको इनोवेटिव बनाती हैं। परियोजना आधारित शिक्षण का सबसे अधिक फायदा यह होता है कि जो बच्चे की एक वास्तविक दुनिया है, वास्तविक विश्व है, द रियल वर्ल्ड अराउंड द चाइल्ड, बच्चे के चारों तरफ जो वास्तविक दुनिया है, उस दुनिया की समस्याओं पर बच्चे परियोजनाओं का चयन करते हैं, उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उनको वास्तविक समस्याओं से उनका आमना सामना होता है। दूसरा फायदा यह होता है कि परियोजना आधारित शिक्षण अधिकांशतः हम कई सारे बच्चों को एक साथ परियोजना देते हैं, तो उनको आपस में सहयोग सीखना, आपस में टीम वर्क, ये सारी चीजें वो सीखते हैं। जब वो फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाकर जब उनके सामने एक समस्या होती है, उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। कई बार जो तरीके हमने उनको पढ़ाए हैं, उनको सिखाए हैं, कक्षा में जिस पर चर्चा हुई है, वो उनके काम नहीं आते। जब उनका वास्तविक समस्या से सामना होता है, तब उनके मन में नए नए विचार आते हैं, उनकी रचनात्मकता जागती है, वो नए नवाचारों का प्रयोग करते हैं और उस पर वो शोध करते हैं, उस पर वो अन्वेषण करते हैं। तो परियोजना आधारित शिक्षण से धीरे धीरे विद्यार्थियों में अन्वेषण और शोध कौशलों का विकास भी होता है। उसके साथ साथ चूंकि वो उन्होंने खुद सीखा है, विद्यार्थी ने खुद समस्या का समाधान किया है, समस्या समाधान के लिए लोगों के पास गया है, उनसे चर्चा की है, उसने नए नवाचारी विचारों का प्रयोग किया है, कुछ अन्वेषण और शोध करके नया सीखा है, तो उसने जो सीखा है वो उसको किसी ने सिखाया नहीं है जी। तो उसका अपना स्वामित्व होता है अपने सीखने पर कि आई एम द मास्टर ऑफ माई लर्निंग। उसके सीखने का स्वामित्व उस पर होता है। जब वो सीखता है, जब वो लोगों से बात करता है, वह फील्ड में जाता है, तो उसमें अच्छे संचार कौशलों का विकास होता है, एक दूसरे से बातचीत करना सीखता है और इस प्रकार सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक विद्यार्थी के पास रहता है। तो परियोजना आधारित शिक्षण ज्ञान के दीर्घकालीन प्रतिधारण में भी, लॉन्ग टर्म रिटेंशन जिसे कहते हैं, उसमें भी मदद करती है। आज के दौर में परियोजना आधारित शिक्षण के लिए टूल्स की कोई कमी नहीं है जी। अगर हमें डिजिटल इंटीग्रेशन करना है, डिजिटल प्रौद्योगिकियों को समावेशित करना है नवोन्मेषी शिक्षण के लिए परियोजना आधारित शिक्षण में, तो आज उपकरणों की कोई कमी नहीं है। आप चाहे ऑनलाइन सहयोगी मंचों की बात करें, जहां पर
कई विद्यार्थी एक साथ आकर एक साथ काम कर सकते हैं, तो गूगल वर्क स्पेस उसका अच्छा उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट टीम उसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, उस प्रोजेक्ट के अलग अलग स्टेप्स हैं, हर स्टेप में किसी को अलग अलग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। सर, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने गूगल वर्कशॉप और माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में बात की, तो क्या ये सिर्फ एक स्कूल या एक बैच तक ही सीमित है, या फिर ये उससे भी इसका दायरा बड़ा है सर? नहीं, कोई भी ऑनलाइन टूल की कोई सीमा नहीं है। ओके। आप कक्षा में, कक्षा के बाहर, समाज में, परिवार में, कहीं भी इन उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। ओके। 4 विद्यार्थी किसी एक समस्या पर काम करना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। 10 विद्यार्थी किसी एक समस्या पर काम करना चाहते हैं तब भी जुड़ सकते हैं। परिवार के 4 सदस्य मिलकर एक समस्या पर काम करना चाहते हैं तो भी वो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो उपकरण है, ये तो टूल है, और टूल इज ओपन टू ऑल। इसी तरह से जब वो प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो कई बार उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में सबकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। अब जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका, जो परंपरागत तरीका है, हम उसमें कागज में एक कॉपी बनाते हैं, कॉपी में एक लिस्ट बनाते हैं, हर एक का नाम लिखते हैं, उसकी भूमिका का निर्धारण करते हैं, वो रोज आकर अपनी प्रोग्रेस उसमें रिपोर्ट करता है। लेकिन आज ट्रेलो है, असाना है, जीरा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हैं। उनके हर एक को आप उसमें रोल असाइन कर दीजिए, हर एक व्यक्ति उसमें अपनी प्रोग्रेस अपलोड करता रहता है और सब लोग एक दूसरे की प्रोग्रेस देखते रहते हैं। इसी तरह से कई बार उनको नया कंटेंट क्रिएट करना है, कोई नया क्रिएटिव बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, कोई इमेज बनानी है, कोई डिजाइन बनानी है, कोई ग्राफ बनाना है, बहुत सारी चीजें। तो उनको बहुत सारे मल्टीमीडिया क्रिएशन टूल्स की जरूरत होती है। आज कैनवा है, पिक्टोचार्ट है, एडोब स्पार्क है, बहुत सारे ऐसे मल्टीमीडिया क्रिएशन टूल्स अवेलेबल हैं जिनका प्रयोग करके वो मल्टीमीडिया क्रिएट कर सकते हैं। आपको जब हम कई बार परियोजना आधारित शिक्षण में उनको प्रोजेक्ट देते हैं तो उनको बाकी जगह रिसर्चेस क्या हुई हैं, बाकी दुनिया में इसके विषय में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी लेनी होती है। तो आज बहुत सारे डिजिटल रिसर्च डेटाबेस हैं, चाहे वो जेस्टोर है, चाहे वो गूगल स्कॉलर है, या और भी बहुत सारे डिजिटल रिसर्च डेटाबेस हैं, उनका प्रयोग कर सकता है। कई बार उसको अपनी परियोजना में लोगों से राय लेनी होती है, कोई छोटे सर्वे करने होते हैं, कोई आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं, तो बहुत सारे ऑनलाइन सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण टूल उपलब्ध हैं, जैसे सर्वे मंकी है, गूगल फॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है। तो उपकरणों की कमी नहीं है। जब हम एक विद्यार्थी को परियोजना आधारित शिक्षण प्रक्रिया से पढ़ाना चाहते हैं और डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो एक शिक्षक के तौर पर हमें यह निर्धारित करना होता है कि एक विद्यार्थी को किस तरह के उपकरणों की आवश्यकता है, वे उपकरण कौन से हैं, और विद्यार्थी को उन उपकरणों के विषय में बताना होता है, उनका एक्सपोजर देना होता है। जब तक हम उनको उन उपकरणों का एक्सपोजर नहीं देंगे तब तक वो उनका प्रयोग नहीं करेंगे, और फिर डिजिटल एकीकरण की जो हम बात कर रहे हैं वो शायद हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। जी। तो ये तो बात हुई परियोजना आधारित शिक्षण की, और जैसे सर ने बताया बच्चों आप सभी को कि कितना महत्वपूर्ण है ये आप सभी के लिए। यहाँ पर सर हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जांच अधिगम के बारे में हम बात करना चाहेंगे आपसे। जांच आधारित अधिगम क्या होता है और इसके लिए कौन कौन से डिजिटल उपकरण हैं, तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, जांच आधारित उपकरण आधारित शिक्षण को कई बार हम पूछताछ आधारित शिक्षण भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। हम चाहे उसको जांच आधारित शिक्षण कहें या पूछताछ आधारित शिक्षण कहें, ये शब्द सामान्यतः एक साथ प्रयोग हो जाते हैं जी। जो पूछताछ आधारित शिक्षण है उसके कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं। पूछताछ का मतलब ही होता है प्रश्न। विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। परंपरागत शिक्षण में क्या होता है, अध्यापक तय करता है मुझे क्या पढ़ाना है, अध्यापक विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है तुमने ये पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, तुमने ये सीख लिया कि नहीं सीख लिया। उत्तर का निर्धारण भी कई बार हम जब पाठ्य योजनाएं बनवाते हैं शिक्षण अधिगम की, जब हम ट्रेनिंग देते हैं चाहे बीएड में चाहे डीएलएड में या बहुत सारे पाठ्यक्रमों में, क्या होता है बच्चे परंपरागत तौर पर जो अपना पाठ्य योजना बनाते हैं उसमें प्रश्न का निर्धारण भी वही छात्राध्यापक करता है, उसके संभावित उत्तर का निर्धारण भी छात्राध्यापक करता है, कौन सा प्रश्न समस्या प्रश्न होगा कई बार उसका भी पूर्व निर्धारण होता है। तो भारत की परंपरा वो परंपरा नहीं है। भारत की परंपरा में अध्यापक प्रश्न नहीं करते हैं, विद्यार्थी प्रश्न करते हैं। अध्यापक विद्यार्थी को उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में मदद करते हैं। नचिकेता यम से प्रश्न करता है, तब यम उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
यम प्रश्न नहीं करते। बहुत सारे उदाहरण है। भारत में प्रश्न पूछने की परंपरा रही है। कृष्ण अर्जुन से प्रश्न करते हैं, तो कृष्ण को, अर्जुन जब कृष्ण से प्रश्न करते हैं तो कृष्ण उसको सीधा उत्तर नहीं देते, कृष्ण उसको संभावनाएं बताते हैं और फिर वो अर्जुन से कहते हैं कि अब इन संभावनाओं में से जो सर्वश्रेष्ठ संभावना तुम्हें लगती है तुम उसका प्रयोग कर सकते हो। तो अर्जुन भी कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा है, नचिकेता यम से प्रश्न पूछ रहा है। ऐसे ही प्रत्येक विद्यार्थी को हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो अपने अध्यापक से प्रश्न पूछे। भारत की परंपरा विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछने की परंपरा है और अध्यापक की भूमिका उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में विद्यार्थी की मदद करना है। तो हमें प्रश्नों को बढ़ावा देना है। यह एक परिवर्तन है जो परंपरागत शिक्षण से भिन्न है। पूछताछ आधारित शिक्षण में कई बार नए विषय होते हैं, उन विषयों की बच्चा पड़ताल करता है। कई बार वो अकेले पड़ताल करता है, कई बार वो अन्य विद्यार्थियों के साथ पड़ताल करता है, कई बार वो उसमें शिक्षक का सहयोग लेता है, कई बार समाज के और लोगों का सहयोग लेता है और फिर उसको जो देखता है उस पर एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है जिसको हम प्रतिबिंब चिंतन कहते हैं। वो प्रतिबिंब चिंतन पुनः सोचता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। और पूछताछ आधारित शिक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बच्चा स्वायत्त होता है अपने ज्ञान के निर्माण के लिए। हम उसको स्वायत्तता देते हैं, उसको हम बना बनाया समाधान, टेलर मेड सॉल्यूशन प्रदान नहीं करते। हम उसको प्रश्न का उत्तर खोजने का अवसर देते हैं और इसीलिए फिर वो विद्यार्थी अपने प्रश्न के उत्तर का खोज करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो इस तरह के अधिगम में विद्यार्थी की मदद करते हैं। जैसे किसी सूचना तक उसको पहुंचना है, सूचनाएं तो बहुत जगह हैं, तो कहां ढूंढेगा? तो उसके लिए डिजिटल टूल्स के आधार पर ऑनलाइन डेटाबेस अवेलेबल हैं, डिजिटल लाइब्रेरी अवेलेबल हैं, बहुत सारी शैक्षिक वेबसाइट्स हैं जहां से वो सूचनाओं तक पहुंच सकता है। बहुत सारे रिसर्च टूल्स हैं, चाहे वो सर्च इंजन है, चाहे एकेडमिक डेटाबेस हैं, जैसे जस्टोर की बात की मैंने, गूगल स्कॉलर की बात की। बहुत सारे ऑनलाइन रिसर्च प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। उसको अगर अपने शिक्षण के लिए, अपने प्रश्न के समाधान के लिए कुछ मल्टीमीडिया कंटेंट चाहिए तो वीडियो उपलब्ध हैं। बहुत सारे सिमुलेशन की वेबसाइट हैं। आजकल इंटरेक्टिव ग्राफिक्स हैं जहां बच्चे अपने डेटा को खोजकर स्वयं ग्राफिक का निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारे सहयोगी मंच हैं जिनकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, गूगल वर्कस्पेस है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, या और बहुत सारे क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। वर्चुअल लैब्स हैं जहां पर बच्चे विज्ञान के उपकरणों को देख सकते हैं, उनके साथ प्रयोग कैसे होता है, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। आज हमारा भी वर्चुअल लैब का अच्छा प्लेटफॉर्म है जो एनसीईआरटी ने डेवलप किया है। आप दीक्षा प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं कि विज्ञान के बहुत सारे प्रयोग हमने वर्चुअल लैब पर उपलब्ध कराए हैं। सिमुलेशन के ऑप्शन उपलब्ध हैं, ऑनलाइन चर्चा मंच हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, एक दूसरे के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो बहुत सारे डिजिटल संसाधन हैं, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो सर्च इंजन हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो सिमुलेशन एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो वर्क स्पेस हो, अब जिनका प्रयोग इस जांच आधारित अधिगम में निरंतर बच्चे कर सकते हैं। और हमारे सत्र का उद्देश्य यही है कि जो भी नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र अध्यापक कक्षाओं में प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो अडेप्टिव लर्निंग है, चाहे वो प्रॉब्लम बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, चाहे वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, उसमें डिजिटल उपकरणों का प्रयोग कैसे किया जाए, इसी पर हमारी चर्चा आज पूरी तरह से केंद्रित है। जी, तो डिजिटल संसाधन और जांच आधारित अधिगम की बात कर रहे थे हमसे। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, आजकल हम देखते हैं कि शिक्षा में सर AR VR का प्रयोग बहुत बढ़ गया है, तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी कैसे काम करती है, ये हमारे सभी दर्शक भी जानना चाहेंगे। उनके मन में भी जिज्ञासा होगी, तो हम चाहेंगे कि आप उनकी जिज्ञासा को शांत करें सर। जी, देखिए, बड़े प्रचलित शब्द हैं आज के दौर में AR और VR, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। लेकिन कई बार विद्यार्थी और अध्यापक इन दोनों में मूलभूत अंतर नहीं समझ पाते कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है और वर्चुअल रियलिटी क्या है। वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर जनरेटेड ऐसा इमर्सिव एनवायरनमेंट है, एक ऐसा इमर्सिव वातावरण है जिसमें सीखने के लिए आपको एक विशेष हार्डवेयर की जरूरत होती है, चाहे वो आपके VR ग्लव्स हों या फिर जो आपने देखा होगा सर पर VR हेडसेट पहने जाते हैं। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि जो भी कंटेंट उपलब्ध है वो जब हेडसेट पहनकर, हेडगियर पहनकर आपके
सामने आता है तो आपकी जो दुनिया है आप उससे कट जाते हैं आप उससे कट जाते हैं, आप केवल उसी दुनिया में इमर्स हो जाते हैं, डूब जाते हैं। वह एक थ्री डायमेंशनल एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ क्रिएट कर देता है और आप उसी दुनिया को वास्तविक मानने लगते हैं। वहां जो घट रहा है आप उसके अंग बन जाते हैं, आप उसी में खुद को उपस्थित कर लेते हैं, आप उसी वातावरण के साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं, आपकी अंतःक्रिया होने लगती है। वो वर्चुअल रियलिटी है। ऑगमेंटेड रियलिटी उसका दूसरा वर्जन है। यहां आप वास्तविक दुनिया से अलग नहीं होते, बल्कि आपके पास जो उपकरण हैं, जैसे कई बार ऑगमेंटेड रियलिटी का चश्मा आता है, कई बार टैबलेट्स आते हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन आपके सामने हैं, आप इनके प्रयोग से वास्तविक दुनिया में रहते हुए डिजिटल दुनिया की जानकारी हासिल करते हैं। तो डिजिटल दुनिया आपके ऊपर ओवरप्ले कर जाती है। जैसे कई बार आप गूगल में जाइए, आप गूगल में सर्च करिए टाइगर, तो आप जैसे टाइगर टाइप करते हैं, टाइगर की एक इमेज आती है, वहां एक लिख कर आता है टाइगर इन 3D। आप उस 3D पे क्लिक करिए। अब आप उस टाइगर को हाथ से टच कर करके घुमा घुमा कर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब देख सकते हैं। उसमें एक और ऑप्शन आता है इन योर ओन स्पेस। तो जैसे ही आप इन योर ओन स्पेस लेकर जाते हैं तो आप टेबल पर बैठे हैं सामने की दीवार पर, सामने के फर्श पर आप प्रोजेक्ट कर देते हैं टाइगर को 3D में। वहां कोई बच्चा बैठा है, उसके साथ उसका फोटोग्राफ ले लेते हैं, या बहुत सारे और काम कर सकते हैं। तो यहां आप अपनी वास्तविक दुनिया से अलग नहीं होते। वर्चुअल रियलिटी में आप अपनी वास्तविक दुनिया से कट जाते हैं। बहुत सारे हैं, जैसे एक स्टार ट्रैकर का ऐप आता है, रात को आप आसमान में उसको, मोबाइल में अगर वो ऐप है, आप अपने मोबाइल को आसमान की तरफ करिए, तो जो भी सितारा आपके कैमरे की सीध में होगा, वो सितारा कौन सा है उसकी पूरी डिटेल आपके मोबाइल पर आ जाती है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी आपको वास्तविकता से परिचित कराती है आपकी अपनी दुनिया में रहते हुए, और वर्चुअल रियलिटी आपको अपनी दुनिया में ले जाती है और उस दुनिया में सॉरी जी। तो ये तो बात हुई, हम AR VR की बात कर रहे हैं और आपको हमारे विशेषज्ञ इनके बारे में और भी अधिक जानकारी देंगे। आप हमसे अपने संदेश हमारे पास भेज रहे हैं, हमें प्राप्त हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपने संदेशों का ये सिलसिला जारी रखें। आप हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल में लाइव चैट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और आपके ढेरों कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा हो हमारे आज के विषय से संबंधित, तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। आप फ़ोन कॉल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800040559, और आप इन माध्यमों से अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं जानकर हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम वापस गौरव सर के पास चलते हैं, और सर आप AR VR के बारे में बता रहे थे। जी सर। अब AR VR है क्या, वो तो एक चीज है, लेकिन AR VR के प्रयोग कई जगह हो रहे हैं जी। AR VR को हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। कई बार आप जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, कई जगहों पर जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि वो आपको बिठा करके कोई 3D 4D मूवीज दिखाते हैं, कई बार आपको एक्सपीरियंस देते हैं। लेकिन आज के दौर में क्लासरूम में उसका बड़ा उपयोग हो सकता है। सीखने के लिए बहुत सारे चीजें हैं। मान लीजिए आपको बच्चे को बताना है कि स्टील फैक्ट्री में स्टील कैसे बनता है। अब पुराने जमाने में विज्ञान की किताब में बात्या भट्टी का एक 2 डायमेंशनल चित्र होता था, जिसमें कुछ कलर्ड निशान होते थे। हमको पता होता था इतने तापमान पर ये रंग दिखता है, इतने तापमान पर। तो बच्चे इमेजिन करते रह जाते थे कि आखिर ये भट्टी काम कैसे करती है। अब अगर आप बच्चों को किसी स्टील प्लांट में ले जाकर दिखाना चाहें तो आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि बात्या भट्टी का तापमान उसके चारों तरफ 500-800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो बच्चा उसके पास नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसका एक वर्चुअल रियलिटी 3D वीडियो आपके पास है, अब बच्चा उसमें देख सकता है कि कैसे उसमें लौह अयस्क आता है, कैसे वो अयस्क पिघल रहा है, कैसे वो बिल्कुल लाल आग पानी की तरह बह रही है, कैसे उसको ठंडा किया जा रहा है, पूरी प्रक्रिया। वो आप उसको एक पूरी वर्चुअल ट्रिप करा देते हैं। तो विज्ञान में और भी बहुत सारे विषयों में ऐसी बहुत सारी स्थान हैं जहां वास्तविक तौर पर बच्चों को हर बार ले जाना संभव नहीं, या मान लीजिए संभव भी है, तो एक अध्यापक अपने बच्चों को कितनी बार फील्ड ट्रिप करा सकता है, कितने टॉपिक्स में फील्ड ट्रिप करा सकता है, 1 टॉपिक में, 2 टॉपिक में, 3 टॉपिक में। रोज तो आप फील्ड ट्रिप पर बच्चों को लेकर जाएंगे नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आपके विषय में 10, 12, 15 ऐसे कंटेंट हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए फील्ड ट्रिप सबसे अच्छा उपकरण है, तो आपके पास वर्चुअल रियलिटी उसका अच्छा सोल्यूशन है जी। कई बार कुछ उपकरणों का प्रयोग सिखाना है, और वो उपकरण इतने सोफिस्टिकेटेड हैं
कि अगर उनका उपकरणों पर सीधे आप बच्चों को उसका प्रयोग करना सिखाएंगे तो वो खराब हो सकते हैं, वो बहुत कीमती है, वो टूट सकते हैं। तो अगर उसका सिमुलेटर है, जैसे मैं इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आज के दौर में कार चलाना सीधे कार पर लोग नहीं सीखते, पहले कार के सिमुलेटर पर सीखते हैं जी। हवाई जहाज चलाना लोग हवाई जहाज के सिमुलेटर पर सीखते हैं, फिर रियल हवाई जहाज चलाना सीखते हैं। तो इस तरह से आप विज्ञान में या बहुत सारे विषयों में जहां पर महंगे उपकरणों का प्रयोग हो रहा है, आप उनको सिमुलेशन में ले जा सकते हैं जी। और वो सिमुलेशन पहले सीखेंगे, फिर वो वास्तविक सीखेंगे जी। भाषा शिक्षण में ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी बहुत मदद करती है, क्योंकि भाषा शिक्षण में सबसे बड़ी चीज है आपकी अंतःक्रिया होनी चाहिए। अब आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं लेकिन उस भाषा को बोलने वाला आपके सामने उपलब्ध नहीं है जी। आप किताब में उसका अनुवाद पढ़ के एक भाषा के अक्षर दूसरी भाषा में पढ़ के नहीं सीख सकते, कुछ हद तक सीख लेंगे। मान लीजिए आपको जापानीज सीखनी है, अगर सामने एक जापानी भाषा में बोलने वाला आपके सामने उपलब्ध है, कोई ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप है, आपने बोला अपनी भाषा में, उसने बोला जापानीज में, तो आप उससे सीख जाएंगे जी। तो लैंग्वेज लर्निंग में है। इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग हो सकती है, कई बार हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, दादी नानी की बहुत सारी कहानियां हैं, पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियां हैं, हमको लगता है बच्चों को सुनानी चाहिए, लेकिन बच्चे इमेजिन करते रह जाते हैं। चंपक की कहानियों में बच्चे इमेजिन करते रह जाते हैं, कैसा जंगल रहा होगा, कैसा बंदर रहा होगा, कैसा शेर रहा होगा, कैसा भालू रहा होगा। सोचिए हम एक वर्चुअल रियलिटी में जंगल क्रिएट कर दें, वहां सारे एनिमल्स हों, बच्चा उनके बीच जाकर खड़ा हो जाए और फिर वो उस कहानी को जिए, इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग हो। तो कई बार हिस्ट्री के बहुत सारे इवेंट हैं, हमको नहीं पता कि हल्दी घाटी की लड़ाई में क्या हुआ होगा, हमको नहीं पता पानीपत के युद्ध में क्या हुआ, हमको नहीं पता झांसी की रानी कैसे लड़ी। अगर उस हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन हम कर दें उन हिस्टोरिकल इवेंट्स का, वर्चुअल रियलिटी में लेकर चले जाएं, तो बच्चों को जो ज्ञान निर्मित होगा, आप अंदाजा लगाइए वो कितना ऑथेंटिक होगा, कितना उपयोगी होगा और कितना प्रभावी होगा। इसी तरह से हम जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है, जो टीचर ट्रेनिंग है, उसमें भी हम बच्चों को इस्तेमाल कर सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के प्रयोग से। उनकी हम बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और उनको आगे बढ़ा सकते हैं। एक विषय और मैं लेना चाहता हूं, जो एक और नवोन्मेषी शिक्षण पद्धति है, जिसको हम कोलैबोरेटिव लर्निंग या सहयोगी अधिगम कहते हैं। एक जमाना था बच्चों को हम कंपटीशन में डाल देते थे, इस बच्चे के नंबर इससे कम क्यों आए, ये आगे क्यों, मैं पीछे क्यों। तो हम एक कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे। आज का दौर कंपटीशन का नहीं, कोलैबोरेशन का है, सहयोग का है। आज हम बच्चों को एक दूसरे से जीतना बाद में सिखाते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना और साथ में जीतना सिखाते हैं जी। क्योंकि समाज सहयोग का समाज है, समाज में कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन की जरूरत है। तो आज एक नया नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र कोलैबोरेटिव लर्निंग है, जहां सामाजिक कौशलों का विकास होता है। बच्चे समाज में किसी समस्या का समाधान अकेले नहीं करते। हमारे सामने जो भी समस्या आती है, हमारे परिवार की समस्या हो, हमारे जीवन की समस्या हो, हमारी शिक्षा की समस्या हो, हमको किसी न किसी से सहयोग लेना पड़ता है वास्तविक दुनिया में। तो हम कंपटीशन करके तो समस्या का समाधान नहीं कर सकते, सहयोग से ही करते हैं। चाहे अपने बड़ों का सहयोग लें, शिक्षकों का सहयोग लें, परिवार का सहयोग लें, भाई बहनों का सहयोग लें, मित्रों का सहयोग लें, समाज के अन्य व्यक्तियों का सहयोग लें। तो हमें फिर ऐसी शिक्षण विधियों को भी प्रयोग करना होगा जहां बच्चे सहयोग करना सीखें, वरना उनमें सहयोग का कौशल कैसे विकसित होगा। विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनना, विभिन्न प्रकार के विचारों को सुनना, वो कैसे विकसित होगा, रचनात्मकता और नवाचार उनमें कैसे आएंगे। तो इस सब के लिए हमें कोलैबोरेटिव लर्निंग की जरूरत है। और आज बहुत सारे टूल, डिजिटल टूल कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए उपलब्ध हैं, जैसे क्विज है, हम उसको गेमिफाई कर सकते हैं। कहूट बहुत पॉपुलर टूल है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि ये गेम आधारित प्लेटफॉर्म है जहां सर्वेक्षण हो सकते हैं, डिस्कशंस हो सकते हैं, बच्चे अपने उपकरणों का प्रयोग करके वास्तविक समय में प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, इंटरेक्टिव हो सकता है। एड्यू पजल है, वीडियो इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है, जहां पर वीडियो दिखा करके हम उस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस दिखाए जा सकते हैं। एड्यू पजल शिक्षकों को भी एक एडेप्टिव लर्निंग का ऑप्शन देता है, ऑडियो नोट्स बनाता है, वीडियो को टिप्पणियों के साथ आगे बढ़ाने की अनुमति है। तो बच्चे अपनी गति से वीडियो देख सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं, उनको तत्काल प्रतिक्रिया मिल सकती है।
बहुत से ऐसे हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक बड़ा इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो कैनवास है, चाहे वो मूडल है, या बहुत सारे, मैं अगर बात करूं 15-20 लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स उपलब्ध हैं। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स डेटा इनसाइड इनपुट्स देते हैं। जो डेटा एनालिटिक्स होती है उसके आधार पर शिक्षक ये जानता है कि मेरे विद्यार्थी को क्या चाहिए, कोलैबोरेशन का अवसर देता है, और कॉस्ट एफिशिएंट है। बहुत कम कीमत पर हम बहुत सारा बच्चों को उपलब्ध करा सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की विशेषताएं ये हैं कि इसमें यूजर मैनेजमेंट हो सकता है, कौन उसको यूज कर रहा है। हम कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, हर टीचर अपना कोर्स क्रिएट कर सकता है, हर इंस्टीट्यूशन अपना कोर्स क्रिएट कर सकता है। हम बच्चों की प्रगति कितनी हो रही है उनका आकलन कर सकते हैं, हम उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसमें एनालिटिक्स हो सकती है। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी आज जो एक अच्छा टूल है जो हमको मदद करता है। हम बहुत सारे चर्चा बोर्ड, चैट व्यवस्था, संदेश प्रणाली, SMS, उसका काम वहाँ हो सकता है। हम उनको प्रमाण पत्र दे सकते हैं, हम उसको फीडबैक ले सकते हैं। एक तरह से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सारी व्यवस्थाओं का एकीकरण कर देते हैं। आज के दौर में विद्यार्थी सामान्यतः सीखने की सामग्री को बेहतर पहुंच के लिए, सीखने में लचीलापन लाने के लिए, मल्टीमीडिया की सामग्री से जुड़ाव के लिए, वास्तविक उनकी ट्रैकिंग के लिए हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारा कागज हम इसमें बचा लेते हैं। आज बहुत सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध हैं, चाहे वो कैनवस है, गूगल क्लासरूम है, मूडल है, D2L है, ब्लैक बोर्ड है, 360 लर्न है, डिसेबो है, स्कूलॉजी है, सकाई है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। एक अंतहीन सारणी है। तो कुल मिलाकर के डिजिटल उपकरणों की इतनी विविधता उपलब्ध है कि प्रत्येक शिक्षक अपनी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी गति के अनुसार और अपने पास उपलब्ध डिजिटल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उपकरणों का चयन करके हम नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र को अपना सकते हैं, नवोन्मेषी शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं और विद्यार्थी को ज्ञान के निर्माण में निश्चित तौर पर मदद कर सकते हैं। और यही आज के शिक्षक से सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो विद्यार्थी को ज्ञान दे ना, उसको ज्ञान का निर्माण करने में सहयोग करे, मदद करे और एक सुसाध्यकर्ता बने। जी, तो बिल्कुल सही बात कही सर आपने कि एक जो शिक्षक का रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि हम समय में आगे बढ़ रहे हैं, 21वीं सदी में है, तो हमारे आसपास प्रौद्योगिकी का बदलाव भी जारी है। उसके साथ हम सहयोग करते हुए, उसका सहयोग लेते हुए हम आगे चल रहे हैं। हम बात कर रहे थे डिजिटल प्रौद्योगिकी समन्वित नवोन्मेषी शिक्षण शास्त्र की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस सत्र से काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला। अब समय है कि हम इस सत्र को वाइंड अप करें, लेकिन उससे पहले हम अपने विशेषज्ञ गौरव सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे सभी दर्शकों तक इतने आसानी से, सरल और सहज तरीके से बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने सभी देखने वालों से कहेंगे कि जैसा हमने आपको बताया था कि हमारी 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है, आज हमारा दूसरा दिन है और हम आपको बता दें कि किस तरह से आप इस क्विज में, इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।